नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज फिर हम हिंदी साहित्य के इतिहास से बातचीत करेंगे और एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि उत्तर मध्यकाल के अथवा आप कह लीजिए रीत काल के कविवर बिहारी लाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य आप किया कीजिए। मेरे बार बार कहने पर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, बिहारी रीतिकाल के सर्व प्रमुख कवियों में से एक हैं। आप कह सकते हैं कि रीतिकाल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उत्तर मध्यकाल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है और इस समय तक हिंदी काव्य अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया था। आप देखते हैं कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत का काल खास तौर पे इस तरह का काल था जब चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन मुगलों के शासन काल में, खास करके अकबर के शासन काल के बाद से हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कवियों ने इस समय संतों की कुटिया से कविता को निकाल करके राजमहलों में स्थापित कर दिया था। यानी कि श्रृंगारिकता और प्रेम का स्थान जो है, भक्ति का स्थान जो है, श्रृंगारिकता और प्रेम ने ले लिया था इस काल में। तो इस समय तक हिंदी काव्य अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया था। श्रृंगार संबंधी रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को श्रृंगार युग भी कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण करते हुए स्पष्ट नहीं किया कि रीति शब्द से उनका क्या अभिप्राय है। फलतः परवर्ती विद्वानों को इस शब्द की व्याख्या अपने अपने ढंग से करनी पड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा है, जिसे उस काल में रीति, कवित्व रीति या सुकवि रीति कहने लगे थे। तो संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा लेकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने भी इसी से मिलती जुलती व्याख्या प्रस्तुत करते हुए रीति शब्द को काव्य रीति का संक्षिप्त रूप बताया है। अस्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि रीति शब्द का प्रयोग काव्य रीति के अर्थ में ही किया गया था तथा आज भी हिंदी साहित्य में इस शब्द का व्यवहार इसी अर्थ में होता है। तो फिलहाल हम वापस बिहारी की ओर लौटते हैं। जैसा कि हमने कहा कि बिहारी रीतिकाल के सर्व प्रमुख कवियों में से एक हैं और श्रृंगारी कवियों में उनका स्थान अन्यतम है। उनके जैसा कोई दूसरा कवि हुआ नहीं। सामंती कला की जितनी पच्चीकारी हमें बिहारी में दिखाई देती है, उतनी और किसी अन्य कवि की कविताओं में नहीं दिखाई देती। बिहारी जो है वो उनका केवल एक ग्रंथ वो बिहारी सतसई के नाम से हमें प्राप्त होता है और वही ग्रंथ जो है हम कह सकते हैं कि उनकी कीर्ति का, उनके यश का और उनकी प्रसिद्धि का आधार है। अनुकरण, परंपरा, टीका तथा समीक्षा की दृष्टि से बिहारी औरों की अपेक्षा बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। मुक्तक कविता के संबंध में जितनी भी विशेषताएं आचार्यों द्वारा बताए गए हैं, वो सारी विशेषताएं जो है वो बिहारी की कविता में हमें प्राप्त होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है एवं हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं
जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय दृश्य सहसा सामने उपस्थित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना सुंदर वर्णन मुक्त काव्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो यह क्षमता बिहारी में कूट कूट करके भरी हुई थी और इसीलिए जो है बिहारी को इस काल का या रीति काल का अन्यतम कवि माना जाता है। तो रीति काव्य की विशेषता, जो सबसे प्रमुख विशेषता है रीति काल की, वो है श्रृंगारिकता, जिसे हम रीति काव्य की स्नायुओं में, आलोचक ये कहते हैं कि रीति काल के स्नायुओं में बहने वाली रक्तधारा है श्रृंगारिकता। रीतिकाल की 90% कविताएं श्रृंगार प्रधान है और इस श्रृंगार का मूल आधार रसिकता है। यह रसिकता शुद्ध ऐन्द्रिय है, अतएव उपभोग प्रधान है। उसमें पार्थिव एवं ऐन्द्रिय सौंदर्य के आकर्षण की स्पष्ट स्वीकृति दिखाई पड़ती है। किसी प्रकार के अपार्थिव अथवा अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्य संकेत नहीं दिखाई देते, इसलिए वासना को इसमें अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण करते हुए उसी की तुष्टि को निश्चल रीति से प्रेम के रूप में स्वीकार किया गया है। रीति से प्रेम रूप में स्वीकार किया गया है निश्चल रीति से। तो उनको न आध्यात्मिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है भक्तिकाल की तरह, और न उदात्त एवं परिष्कृत करने का प्रयास किया गया है। साथियों, बिहारी की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही श्रृंगारी थी और हम ये देखते हैं कि उनमें उनकी जो रचनाएं हैं उनमें श्रृंगार की प्रधानता हमें दिखाई देती है। रीतिकाल के कवियों को 3 कोटि में रखा गया है। रीतिकाल के कवियों को कहा जाता है कि रीतिबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि और रीत सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवियों का जहाँ तक सवाल है, वो ऐसे कवि जो शास्त्रीय लक्षण देते हुए कविता किया करते थे, और इनमें प्रमुख थे चिंतामण, मतिराम, देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि। दूसरे श्रेणी के कवि जो थे वो रीति मुक्त कवि थे। रीत मुक्त कवि अर्थात जो कवि लक्षण दिए बिना स्वच्छंद होकर के रचना करते थे, और इनके जो प्रमुख कवि थे उनमें आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव आदि का नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी कोटि जो थी वो रीति सिद्ध कवियों की थी। तो बिहारी भी जो थे वो रीति सिद्ध कवि थे, और ये कवि जो रीति सिद्ध कवि होते थे वे लक्षण तो नहीं देते थे, लेकिन उनके काव्य में काव्य शास्त्र की सभी विशेषताएं समाविष्ट होती थी। तो बिहारी के अलावा अन्य कवि जो थे रीति सिद्ध कवियों में, उनमें वृंद कवि का नाम लिया जा सकता है, रसनिधि, राम कवि आदि रीति सिद्ध कवि थे, और निश्चय ही इनमें बिहारी जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो बिहारी की कविता में चमत्कार, लालित्य, मनोज्ञता, सूक्ष्मदर्शिता, सरसता और मार्मिकता जैसे भाव और गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनकी कविता के अनूठे भाव और माधुर्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। साथियों, बिहारी ने बड़ी सहृदयता से हिंदी साहित्य का श्रृंगार किया है। शोभा, श्रृंगार, सुकुमारता
और विभिन्न प्रकार के हाव भाव, लावण्य, लीला आदि के वर्णन में उनकी विलक्षण प्रतिभा परिलक्षित होती है। बिहारी की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही श्रृंगारी थी, और जो कि आप उनके एक दोहे में देख सकते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सी ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि राजा जय सिंह जो है वो रनिवास में कैद हो गए थे नया विवाह करके, तो ये दोहा उन्होंने लिख करके भेजा था, जिससे कि फिर से वो अपने कर्म में जुट गए वापस आकर के। तो संयोग काल की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो बिहारी से बची हो, या जिसके ऊपर बिहारी की दृष्टि नहीं गई हो। बिहारी की दृष्टि नायक नायिका के नक्श वर्णन में दिखाई देती है कि किस तरह से कितने बड़े वो पारखी थे, और नायिका नायक के प्रति आकर्षित होती है एवं आकर्षण की पीड़ा को व्यक्त करने का उपाय ढूंढती है। नायक उसके आकर्षण को पहचान कर उसके पास भेंट उपहार भेजता है, जिसमें घुघुंचियों की माला, पान एवं पंखा इत्यादि मुख्य हैं। तो नायिका गुरुजन परिजन की आंख बचाकर नायक से एकांत में मिलती है, मदिरा पान करती है और नाही नाही का बहाना कर सूरत में लीन होती है। अधिक ढीठ हो जाने पर तो उसे विपरीत रति के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो बिहारी की दृष्टि से नायक नायिका के वर्णन से संबंधित कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि छूटी हो। बिहारी जो है वो कहते हैं, मैं मिसहा सो यो समुझी मुँह चूम्यो ढिग जाय, हंस्यों खिसानी गल गह्यों रही गरें लपटाए, दीप उजेरें हो पति हरत बसन रति काज, रही लपटी छवि की छटनु नेको छुटी न लाज। तो बिहारी रूप रंग एवं सौंदर्य के चितेरे होते हुए भी ये भी जानते हैं कि ये रूप रंग सौंदर्य ये शाश्वत नहीं है, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है। तो वो उसकी निस्सारता से भी अच्छी तरह से परिचित थे। सौंदर्य वस्तु में नहीं होता है, चाहने वाले के मन में होता है। बिहारी जैसे रसिक के लिए यह समझना कठिन नहीं है, इसीलिए तो वो कह उठते हैं कि समय समय सुंदर सब है। ध्यान दीजिएगा, समय समय सुंदर सब है, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जयती तिते तित तेती छवि होय। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि यदि हिंदी साहित्य से बिहारी के श्रृंगार को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में कुछ नहीं बचेगा, उसकी चमक निश्चय ही फीकी पड़ जाएगी। तो बिहारी जो है वो भाव पक्ष, कला पक्ष, प्रेम, भक्ति, नीति, प्रकृति वर्णन, लोक व्यवहार, मानव स्वभाव आदि जीवन के विविध पक्षों का चित्रण उन्होंने अपनी कविता में किया है। बिहारी सतसई अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें प्रेम भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, नीति के दोहे भी मिलेंगे, प्रकृति वर्णन भी मिलेगा, लोक व्यवहार, मानव स्वभाव से संबंधित बहुत सारे दोहे हैं जो कि पाठकों को बरबस ही आकर्षित करते हैं। तो जीवन के विविध पक्षों का चित्रण उन्होंने अपनी कविता में किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी को जीवन के संयोग पक्ष का जैसा अनुभव था वैसा अनुभव वियोग पक्ष का नहीं था। ऐसा आलोचकों का कहना है कि वियोग वर्णन उतना विस्तृत नहीं है, इसमें वर्णन की स्वाभाविकता का स्थान उक्तियों के चमत्कार एवं अतिशयोक्तियों ने ले लिया है। वियोगावस्था में पहुंचने पर बिहारी की नायिका कभी प्राण बचाने हेतु चंद्रमा एवं समीर के सामने दौड़ती है, तो कभी जुगनुओं को अंगारे समझकर भीतर छुप जाने की सलाह देती है। सांस लेने के साथ ही 6-7 हाथ इधर उधर खिसक जाती है, आंसू उसके आंखों से अविरल बहते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई झरने की धारा फूट रही हो, आंखों से आंसू ऐसे गिरते हैं। और
एक आलोचक ने तो ये भी लिखा है कि बिहारी की नायिका इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसको देख न सके, तो मरने की चेष्टा करने पर भी मर नहीं पाती। आप देखें उनका एक दोहा कि मरिबे को साहस कियो बढ़ी विरह की पीर, मरिबे को साहस कियो बढ़ी विरह की पीर, दौरत है समूह शशि सरसिज सुरभि समीर। परंतु विरह दशा के ऐसे भी वर्णन मिलते हैं जहां बिहारी में स्वाभाविकता बनी हुई है। अब जैसे आप देखें, करके मीणे कुसुम लौ, करके मीणे कुसुम लौ गई विरह को मिलाए, करके मीणे कुसुम लौ गई विरह को मिलाए, सदा समीपन सुखिन हूं कीठ पिछानी जाए, नीठ पिछानी जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विरह में के वर्णन में स्वाभाविकता भी दिखाई देती है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाहि, आँखिन आँख लगी रहें आँखें लागत नाही। कहीं कहीं स्वाभाविकता एवं अतिशयोक्ति का वर्णन भी दिखाई देता है। जैसे सुनत पथिक मुह मास निसि, लुए चलती उही गाम, बिन बूझे बिन ही सुने जियत विचारी बाम। तो इस तरह से विरह का वर्णन हमें यहाँ दिखाई देता है। और जैसे प्रत्येक महाकवि अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी समान सामर्थ्य के साथ लिखता है। एक जो महाकवि होता है उसे बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है। तो इसी तरह से अगर हम ये देखें कि बिहारी के वर्ण विषय में हम अगर देखें, जैसे हमने देखा कि बिहारी के वर्ण विषय में बहुत सारी बातें समाहित हैं। प्रेम भक्ति के अलावा नीति पर भी उन्होंने लिखा। उनका वर्ण विषय श्रृंगार पर तो अवश्य है, मतलब श्रृंगार की प्रधानता है उनके वर्ण विषय में, लेकिन उसके अलावा बाकी बातों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और अब जैसे आप उनकी कुछ उक्तियां देखिए, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। अब आप देखिए कि श्री कृष्ण के बारे में वो कहते हैं कि किस तरह से जो है हमारे मन में आप, किस रूप में हमारे मन में आप बसिए। अब आप देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, कीजे चित सोई तरे जेहि पति तनु के साथ, मेरे गुण अवगुण गणनु गणव न गोपी नाथ। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो सामान्य भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं अपने आराध्य के प्रति, वो द्रष्टव्य हैं, वो अवलोकनीय हैं। कविवर बिहारी पार्थिव सौंदर्य के कवि होकर भी प्रकृति के पुजारी थे। प्रकृति वर्णन भी जो है वो उनका बहुत ही द्रष्टव्य है और बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो प्रकृति का वर्णन किया हुआ है बिहारी लाल जी ने। और साथियों, इसके कुछ उदाहरण जो हैं हम आपको दे सकते हैं। अब जैसे आप देखिए कि प्राकृतिक शोभा का वर्णन वो कैसे करते हैं कि छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झौरत झपत झौर झौर मधुअंध, रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो इसी तरह से कुछ और वर्णन आप देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता निमल जल उछरत जुगमीन, इह आशा अटक्यो रह्यो अली गुलाब के मूल। ये निश्चित रूप से पढ़ा होगा, ये दोहे बहुत सामान्य हैं, विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाते रहे हैं। इह आशा अटक्यो रह्यो अली गुलाब के मूल, हुई हई फेरी बसंत ऋतु
इन डारन वे फूल। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उनके काव्य में प्रकृति की सौम्य सुषमा, भाव सापेक्षता, सहज सुकुमारता, मनोहरता और स्वाभाविकता की प्रधानता है। और उनकी कविता जो है केवल राज दरबार के विलासी वातावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रंग भी उसमें हमें दिखाई देते हैं। साथियों, इसी तरह से लोक व्यवहार और मानव स्वभाव के भी वो बहुत बड़े चितेरे थे बिहारी, और उन्होंने बहुत सारे दोहे इसके संबंध में लिखे हैं कि जैसे वो सत्पुरुष कैसा होता है, या धन के मद में चूर व्यक्ति कैसा होता है, और गुणों का आदर कैसे किया जाना चाहिए, निम्न कोटि का व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है। हर चीज पे उनकी नजर गई है। अब जैसे आप देखिए, उनके कुछ दोहे जो हैं लोक व्यवहार से संबंधित हैं। अब जैसे आप देखिए, कोई शायद सुगंधित तेल बेचने के लिए कोई गंधी जो है गांव में आया हुआ है, और लोग जो है वो देखते हैं, तेल को सूंघते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। तो उसका कितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है कि कर ले सूंघ सराही के रहे सबे गही मौन, कर ले सूंघ सराही के रहे सबे गही मौन, गंधी अंध गुलाब को गवई गाहक कौन, रे हंसा व नगर में जइयो आप विचार। देखिए कैसे चेतावनी देते हैं, रे हंसा व नगर में जइयो आप विचार, कागन सो जिन प्रीति करी कोकिल गई बिड़ारी। इसी तरह से आप देखिए वो कैसे कहते हैं, नीति का श्लोक है, वो कहते हैं कि बड़े नहूजो गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो बिना गुणों के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ाई उसको मिल जाए। धतूरे को भी कनक कहते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि नीति के श्लोक भी जो है उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। तो साथियों, जहाँ तक बिहारी के कला पक्ष का संबंध है, तो कला पक्ष उनकी हृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं है। वहाँ अभिव्यक्ति का फूल वैसे ही नहीं खिलता जैसे बसंत में डालियों पर फूल खिलते हैं। कवि के भाव को अच्छी तरह से समझने के लिए उनकी कला से परिचित होना, बिहारी की कला से परिचित होना आवश्यक है। और यह कला कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उदाहरण के लिए रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, प्रसंग विधान, भाषा इत्यादि जो है बिहारी के काव्य के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाते हैं। साथियों, उनके विषय में उचित ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे दोहे जो हैं वो बड़े ही प्रभावशाली हैं, और उनका जो प्रभाव आदमी के ऊपर पड़ता है वो बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनके काव्य का फलक बहुत विशाल था। उनके काव्य में पाठक को ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, राजधर्म, विज्ञान, कर्मकांड, कामशास्त्र एवं अन्य अनेक शास्त्रों की झलक मिलती है। भाषा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, सांकेतिक शब्दावली की दृष्टि से, चाहे वो मुहावरों का प्रयोग हो, इन सभी में वे सिद्धहस्त थे। और इससे बिहारी का जो काव्य सौंदर्य था उसका आनंद दुगना चौगुना हो जाता था। और इसके लिए, इन सब चीज़ों के वर्णन के लिए बहुत ज्ञानी होना, बहुत अच्छा इन सब चीज़ों की जानकारी होना, इन सब बातों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि हर कवि ऐसा नहीं कर सकता। तो बिहारी के अंदर ये विशेषता थी कि वो इन सभी बातों से, जो कि किसी कविता के कला पक्ष से संबंधित हैं, वो अच्छी तरह से परिचित थे। उनके काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का सुंदर समावेश हमें दिखाई देता है। और दोनों के जैसे हम आपको एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अब जैसे आप देखिए,
असंगति का एक उदाहरण लीजिए कि दृग ऊर्झत टूटत कुसुम जुरत चतुर्चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसी तरह से विरोधाभास का एक सुंदर उदाहरण देखिए। तंत्री नाद कपित रस, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अनबूझे अनबूढ़े बूढ़े तिरे, अनबूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इसी तरह से आप देखिए नीति का श्लोक है। अर्थांतर न्यास यहाँ बड़े नहु जो गुणन बिन विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरों सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। नीच हिये हुलसों रहे गहे गेद को पोत, ज्यों ज्यों माथे मारिए त्यों त्यों ऊंचो होत। दृष्टांत का उदाहरण है। इसी तरह प्रवेश उपमा का उदाहरण एक देखें। चटक न छाड़त घटत हूँ, सज्जन नेह गंभीर, फीके परे न बरु घटे, रंग्यो चोल रंग चीर। तो बिहारी की भाषा जो है वो व्याकरण से बंधी हुई भाषा है और मुहावरों के प्रयोग आदि में जो है वो सिद्धहस्त थे। और तो निश्चित रूप से बिहारी जो है वो जहाँ तक उनकी कविता का सवाल है, कला पक्ष का सवाल है, उनका कला पक्ष जो है वो पाठक को आह्लादित कर देता है और उनके जो ज्ञान का भंडार था वो बहुत विस्तृत था। उनके काव्य का फलक बहुत विशाल था, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मैंने थोड़ा बहुत दिया है। ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, राज, धर्म, विज्ञान, कर्मकांड, सब चीज जो है आपको यहाँ देखने में मिलेगा। अब जैसे ज्योतिष का एक उदाहरण ले लीजिए। शनि कज्जल चख झख लगन, उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति होय भोग भय, लहि सुदेशु सब देहु। इसी तरह से काम शास्त्र जो कि श्रृंगार से ही संबंधित है, आप देखिए। पलन पीक अंजन अधर, धरे महावरुमाल, आज मिले सुबली करी, भले बने हो लाल। तो बिहारी का सबसे बड़ा गुण है किसी की बात को अत्यधिक कलापूर्ण ढंग से, किसी भी बात को अत्यधिक कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना। अनुभवों एवं हाव भाव को वे बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। एक दो उदाहरण और आप देख लीजिए। नासा मोरी नचाई दृग, नासा मोरी नचाई दृग, करी कका की सौह, कांटे सी कसके हिये, गड़ी कटीली भौं। या एक उदाहरण और ले लीजिए आप। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो देखिए कैसा मतलब हास परिहास का कितना सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो जिस लौकिक एवं स्थूल प्रेम भावना का सृजन बिहारी ने अपनी कविता में किया है, अपने काव्य में किया है, वह एकदम अलग तरह की है और विलक्षण है अपने आप में। वीर गाथा काल में प्रेम उस व्यक्ति के प्रति दिखाई पड़ता है जो नायिका को स्वयंवर भूमि में या युद्ध भूमि में या तलवार से जीत सकता था। संतों का प्रेम निर्गुण के प्रति रहा या सगुण के ब्रह्म के प्रति रहा। इसी तरह से सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यंजना की। सूर तुलसी आदि ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने उन्हीं से प्रेम किया। आधुनिक छायावादी युग में निर्गुण को प्रेम का आलंबन मान करके महादेवी आदि ने आत्मनिवेदन किया। कहते हैं मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, यह रजत रश्मियों की छाया में कर का घन सा वह आता। तो इस तरह की रचनाएं जो है महादेवी आदि ने लिखी। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि बहुत सारे और भी दूसरे कवि थे, जैसे हरिवंश राय बच्चन थे, शांति मेहरोत्रा थे,
तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेम की अनुभूति इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। तो प्रेम का आलंबन चाहे बदलता रहा हो, पर अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो काफ़ी सरल रही हैं। और बिहारी की अगर हम बातचीत करें तो बिहारी जो है वो प्रेम की सारी मनोदशाओं का वर्णन करने में सिद्ध रहे हैं। और तो बिहारी की प्रेम भावना जो है वो भिन्न प्रकार की है, लौकिक एवं स्थूल, लेकिन इस भावना के सबसे प्रौढ़ विश्लेषक एवं समर्थक भी बिहारी स्वयं ही थे। तो बिहारी की रीतिकालीन अनुभूति जो है के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। बिहारी के बारे में क्या कहा जाए, डॉक्टर राम वृक्ष बेनीपुरी ने सतसई की एक टीका लिखी है। उस टीका में जो है वो शिवपूजन सहाय जी ने उसकी भूमिका लिखी है, और उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ है कि शोभा, श्रृंगार, सौकुमार्य, हाव भाव एवं लावण्य लीला का वर्णन करने में बिहारी वस्तुतः अपनी विलक्षण कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और यदि उनका श्रृंगार, रसात्मक तथा प्रसाद गुण विशिष्ट ललित वर्णन हिंदी साहित्य भंडार से निकाल दिया जाए तो हिंदी के शुभ ललाट की बिंदी कुछ मंद पड़ जाएगी। हिंदी की विशेषता बिहारी के दोहों से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथियों, निश्चय ही बिहारी रीतिकाल के सबसे बड़े कवि थे, और उनकी कविता ने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की है। आज हिंदी साहित्य जो हमारे समक्ष है उसको समृद्ध करने में एक तरह से हम ये कह सकते हैं उसको अपने दोहे रूपी रत्नों से जड़ने में और उसको अधिक से अधिक सुंदर बनाने में उनकी भूमिका अन्यतम है। तो यदि बिहारी पर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और बिहारी के काव्य को समझने में आपको कुछ मदद मिली हो तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी उपस्थित होता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ। शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।